चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्लास में जो है ना हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। ये ज्ञान बिंदु बिहार पे इसका क्वेश्चन बैंक है। 40 नंबर क्वेश्चन तक जो है ना इसके पहले का जितना भी क्लास हुआ है सारा क्लास अपलोड है, उसको नहीं देखें जाके देख लीजिए। आज क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ेंगे। बताइएगा कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? बताइए। ये तो करेंट का क्वेश्चन पुराना है, बताइए कौन है? राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। कह रहा फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? राफेल नडाल है। टेनिस फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता बोलेगा तो कौन है? तो राफेल नडाल है। ठीक है। आगे कह रहा कि फ्रेंच ओपन एक मुख्य टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत या जून के प्रथम 2 सप्ताह के मध्य फ्रांस में रोलैंड गैरोस पेरिस में खेला जाता है। ठीक है। आगे है फ्रेंच ओपन कहाँ पे खेला जाता है? क्या होगा? फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट मिट्टी पे खेला जाता है। आगे कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता का खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया ने कैस्पर रूड नॉर्वे को हराकर जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। वो जो है कैस्पर रूड को नॉर्वे को हराकर जीते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल विजेता बोलेगा तो कौन है? ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की है। वो विजेता कह रहे हैं कौन है? तो कैरोलिना मुचोवा है जो चेक गणराज्य की है। तो पुरुष में बोलेगा तो नोवाक जोकोविच, महिला में बोलेगा तो ईगा स्विएटेक। आगे है टेनिस प्रमुख टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है ना ये है 2023 का। ऑस्ट्रेलियन 2023 का बोलेगा तो ये सब पूछने वाला थोड़ी है, लेकिन पढ़ लेते हैं। कम से कम देश का जो है नाम याद रखें कि कौन सा खिलाड़ी किस देश का है। पुरुष एकल विजेता कौन है? तो क्या होगा? नोवाक जोकोविच है। कहाँ के? सर्बिया के। ठीक है। उप विजेता बोलेगा तो कौन इसका है? स्टेफानोस सितसिपास है, ग्रीस के हैं। महिला एकल का बात करेगा, महिला एकल विजेता कौन है? तो आर्यन सेबलेंका, ये बेलारूस की है। आर्यन सेबलेंका कहाँ का है? बेलारूस का है। ये देश याद रखिएगा। उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन का, तो याद रखिएगा उप विजेता क्या है? क्या है? रायबकीना कजाकिस्तान के है। कहाँ के? कौन सा उप विजेता? रायबकीना कजाकिस्तान की है। और नेक्स्ट है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का विजेता बोलेगा तो कौन है? कार्लोस अल्काराज कहाँ का है? नॉर्वे का है। पुरुष विंबलडन में पुरुष एकल विजेता बोलेगा कार्लोस अल्काराज लंदन स्पेन के हैं। और उप विजेता बोलेगा तो नोवाक जोकोविच हैं। और महिला एकल विजेता बोलेगा तो मार्केटा बोंद्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं। उप विजेता बोलेगा तो ओन्स जाओबेर ट्यूनिसिया के। ये सब करेंट का क्वेश्चन था, ये सब पूछने वाला नहीं है, लेकिन देश का नाम याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा खिलाड़ी किस देश का है ना पूछ देता है कि फलना देश का खिलाड़ी किस देश का है। क्वेश्चन नंबर 42 है। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी हमारी सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती? बताइए। प्लूटो का नहीं किया जाता, प्लूटो का नहीं किया जाता है, लेकिन मंगल का किया जाता है, बृहस्पति किया जाता है, ये दोनों किया जाता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो प्लूटो का नहीं होता है, बृहस्पति मंगल का होता है। प्लूटो जो है ना, प्लूटो की हमारी सौरमंडल की एक जो है ग्रह के रूप में गणना होती है। ठीक है। आगे कह रहा कि प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइट टॉम्बेग ने किया था। तो प्लूटो की खोज किसने किया था और कब किया था? प्लूटो का जो खोज है 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने किया था। इससे पहले सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, परंतु 24 अगस्त 2006 को प्राग मतलब चेक गणराज्य में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो मतलब एम से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने का जो पीछे था ना, वो वैज्ञानिक का तर्क था, यह नेपच्यून की कक्षा में से होकर गुजरता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना कम होता है। आगे कह रहा है कि वह आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा होता है, अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। आगे कह रहा है कि वर्तमान में इसे जो है ना बहुने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। किसको? प्लूटो को ना। प्लूटो को वर्तमान में बहुने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है तथा सौरमंडल तथा बोल रहा है कि सौरमंडल के क्यूपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सीरीसिस सेरोन इरिस हेमिया कह रहा है कि सीरीस सेरोन इरिस होमिया मेकमेक आदि बौने ग्रह हैं। तो सीरीस सेरोन इरिस होमिया मेकमेक आदि बौने ग्रह हैं। आगे कह रहा है कि प्लूटो तथा इसके उपग्रहों एवं क्षुद्र ग्रह बहुक्षेत्र क्यूलिपर बेल्ट के अध्ययन हेतु अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन्स जुलाई 2015 में प्लूटो
के निकट पहुंचकर इसके उपग्रहों का अन्वेषण कर आंकड़े का संप्रेषित कर रहा है। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस देश में होता है, बताइए। 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। कह रहा है दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है, तो 22 दिसंबर को। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अयनांत जो है ना 22 दिसंबर को होता है। आय कह रहा अयनांत मतलब सोलस्टिस एक खगोलीय घटना है जो वर्ष में 2 बार घटित होती है। अयनांत जो होता है ना खगोलीय घटना है जो वर्ष में कितने बार होता है? 2 बार होता है। ठीक है, जब सूर्य खगोलीय गोले से खगोलीय विषुवत वृत्त के सापेक्ष अपनी उच्चतम तथा निम्न अवस्था में भ्रमण करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो कह रहा है ना कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसके कारण दक्षिण गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। तो कह रहा है ना कि 22 दिसंबर के दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण क्या होता है? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसके कारण क्या होता है ना कि दक्षिण गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि नेक्स्ट लाइन कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है? लंबवत रहता है। तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब रहता है? तो 21 जून को रहता है। कब रहता है? 21 जून को। सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत रहता है 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। इसे ही उत्तर अयनांत या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट 21 मार्च से सूर्य उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना शुरू कर देता है और 23 सितंबर को यह प्रकाशित करता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का क्या होता है? दिन होता है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट 21 मार्च से 21 जून तक अवधि को उत्तरायण कहते हैं। तो 21 मार्च से 21 जून की अवधि को क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरायण। 21 मार्च से 21 जून तक की अवधि को क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं, इसलिए विषुव कहा जाता है। आगे कह रहा है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होता है? शरद ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तथा 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो कह रहा है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तथा 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 21 मार्च को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर को स्थिति को शरद विषुव। 21 मार्च को बसंत विषुव और कह रहा है कि 23 सितंबर को क्या है कि शरद विषुव कहा जाता है। आया है, देखिए यहाँ पे जो है ना 21 जून को क्या है? कर्क रेखा पे कितना होता है? कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है रेखा है। 21 मार्च 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री अक्षांश और 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पे कितना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। 21 जून को जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 21 मार्च 23 सितंबर को जो भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो है कितना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो क्या होगा? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। भाई नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो कह रहा है ना कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट कह रहा है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। नेक्स्ट है भूआभ का अर्थ क्या होता है? तो भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा है। इसका व्यास जो है ना पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। 1/4 है। आगे चंद्रमा के बड़ा दिखाई देने कारण
हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक होना है। चंद्रमा के बड़ा दिखाई देने के कारण हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक होना है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। आगे कह रहा है नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितना दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है ना 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने समय में ही अपने पक्ष पर एक चक्कर को भी पूरा करता है। इसी कारण हमें चंद्रमा पर केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है। आगे ये कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान 3 को भेजा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर लैंडर को स्पॉट और लैंडिंग कराने का है, जिससे चंद्रमा पर मिट्टी, पत्थर, खनिज का अध्ययन किया जा सके। ठीक है। आगे है इसरो द्वारा भेजे गए चंद्र मिशन। इसरो द्वारा भेजे गए कुछ चंद्र मिशन है। चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जो है ना 22/8/2018 को लॉन्च किया गया था। तो मतलब क्या हो गया, 22/8 हो गया ना, 22 अगस्त, हाँ 22 अगस्त, हाँ सॉरी 22 अगस्त है ना, 8वां महीना है। चंद्रयान फर्स्ट को जो है 22 अगस्त 2008 को लॉन्च किया गया था और GSLV XLC-11 से लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि चंद्रयान फर्स्ट को जो है ना कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा 22 अगस्त जो है ना 22 अगस्त 2008 को लॉन्च किया गया था PSLV XLC-11 से। और चंद्रयान 2 को बोलेगा तो क्या होगा? 22 जुलाई को। ठीक है ना, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV MK3 से। और चंद्रयान 3 को बोलेगा तो 14 जुलाई LVM-3M4 से है। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड। बृहस्पति ग्रह क्या है? गैनीमीड पीले रंग का है, जो सभी उपग्रहों में क्या है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है कि शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम है। क्या है? शुक्र जो बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई उपग्रह क्या है? नहीं है। इसका कोई क्या है? उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नेपच्यून के बारे में बोल रहा है कि वरुण सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसका प्रमुख उपग्रह क्या है? ट्रिटोन है। क्या है? प्रमुख ग्रह ट्रिटोन है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी उसके भार का क्या होता है? 1/6 होता है। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर आइए, आप लोग रिवीजन पिछला जो है ना जितना भी क्लास हुआ ना पिछला रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत फ़ायदा करेगा। ये बुक है, बहुत डिटेल दिया हुआ है सारा। जो इसके पहले जितना भी एक सेट अपलोड किए हैं ना सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके एक सेट नंबर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और बाकी 1 से 40 तक इसका सबका पीछे से जो है रिवीजन करते रहिए। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है कहाँ से कहाँ? बताइए। कह रहा है कि दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। तो याद रखिएगा इसका सी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से। तो दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। कह रहा है कि दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से गुजरती है। राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेल की एक पैसेंजर रेल सेवा है जो भारत की राजधानी दिल्ली को देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी से क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है, मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। तो मार्च 1969 को जो है ना पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। आइए नेक्स्ट पे कह रहा है, नेक्स्ट है कि नई दिल्ली से हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। कह रहा है कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी बोलेगा तो कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ मतलब असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। क्वेश्चन पूछेगा कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सा रेलगाड़ी है? याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस है, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है, जिसकी कुल दूरी है जो है ना 4246 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी बोलेगा तो कौन सा है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 180 किलोमीटर पर आवर चलता है। क्वेश्चन नंबर है 46 कह रहा है गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? बताइए, गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है?
याद रखिए हावड़ा से मुंबई के बीच चलता है। किससे चलता है? हावड़ा से मुंबई के बीच। कह रहा है कि गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गीतांजलि एक्सप्रेस दो मेट्रो शहरों मतलब कोलकाता हावड़ा जंक्शन और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी है, जो पूर्व को पश्चिम से क्या करती है? जोड़ती है। नेक्स्ट है भारत में चलने वाली कुछ प्रमुख रेलगाड़ियां हैं। शताब्दी एक्सप्रेस जो है भारत के बड़े महत्वपूर्ण एवं व्यावसायिक शहरों को आपस में जोड़ती है। तो शताब्दी एक्सप्रेस क्या करता है? तो भारत के बड़े महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहरों को आपस में जोड़ती है। इसे वर्ष 1998 में श्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के जन शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। जन शताब्दी क्या है? तो शताब्दी एक्सप्रेस का किफ़ायती एक्सप्रेस संस्करण है। जन शताब्दी क्या है? तो शताब्दी एक्सप्रेस का किफ़ायती एक्सप्रेस संस्करण है। नेक्स्ट है तेजस एक्सप्रेस। यह आईआरसीटीसी द्वारा संचालित भारत की पहली कॉर्पोरेट प्राइवेट ट्रेन है। प्रथम तेजस ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के बीच चला था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि प्रथम तेजस जो ट्रेन चला था वो किसके किसके बीच चला था? तो लखनऊ और दिल्ली के बीच चला था। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस बारे में बोल रहा है कि यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन है। इसे T18 के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए कि पूछेगा कि वंदे भारत का पहले किस नाम जानते थे? T18 के नाम से। यह पूरी तरह से जो है ना भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से कहाँ चली थी? नई दिल्ली के बीच चली थी, याद रखिएगा। तो पहला वंदे वंदे भारत ट्रेन जो है ना नई दिल्ली से वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। नेक्स्ट है अभी जुलाई 2023 तक 25 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, 2019 से संचालित है। नेक्स्ट कह रहा है 75 वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का लक्ष्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 हफ्तों में रखा गया था। नेक्स्ट है हाल ही में कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा के बालासोर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई, जो कोलकाता के शालीमार स्टेशन से चेन्नई के बीच चलती है। तो कह रहा है कि हाल ही में कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा के बालासोर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई, जो कोलकाता के शालीमार स्टेशन से चेन्नई के बीच चलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेलवे के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों का एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो महात्मा गांधी ने रेलवे के बारे में क्या कहा था? कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। क्वेश्चन 47 कह रहा है कि दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कार्यरत कोच्चि में स्थित है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जल सेना नेवी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका प्रधान एडमिरल में रैंक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। तो दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि केरल में है। और जल सेना मतलब नेवी का जो मुख्यालय है दिल्ली में है। इसका प्रधान एडमिरल रैंक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। समस्त जल सेना को जो है ना 3 कमांड में बांटा गया है। इसका आधिकारिक एक वाइस एडमिरल होता है। तो यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, मुख्यालय दिया हुआ है। तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम। याद पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। कहाँ है? मुंबई, याद रखिएगा। और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोच्चि है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि है। और वर्तमान में जल सेना का प्रमुख आर जो है ना आर हरि कुमार है, याद रखें। तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 48 पे कर है क्वेश्चन 48 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराना पहला मिलिट्री दल है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? याद रखिएगा असम राइफल है। क्या? असम राइफल। देश का जो है ना सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल कौन सा? तो असम राइफल है। असम राइफल देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रतिरक्षा हेतु अर्धसैनिक पहला मिलिट्री बल का गठन किया गया था। असम राइफल पूर्वोत्तर भारत म्यांमार की सीमा, भारत चीन की सीमा सुरक्षा करती है। जो असम राइफल है पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन की सीमा सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है असम राइफल का जो स्थापना हुआ था 1835 में हुआ था, कछार लेवी के नाम से की गई थी। तो 1835 में जो है ना असम राइफल का जो स्थापना हुआ था कछार लेवी के नाम से की गई थी। इस केंद्रीय सशस्त्र बल पर पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। किसको? असम राइफल को। पूर्वोत्तर का प्रहरी बोला असम राइफल को बोलते हैं, लोगों का मित्र बोलेगा असम राइफल को बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख संगठन दिया हुआ है, स्थापना दिया हुआ है, मुख्यालय दिया हुआ है। यहाँ पे संगठन दिया हुआ है, स्थापना वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे मुख्यालय दिया हुआ है। तो असम राइफल का मुख्यालय स्थापना कब हुआ था? 1835 में। मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है। असम राइफल का जो स्थापना हुआ था 1835 में, मुख्यालय कहाँ? शिलोंग में है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस, इसका स्थापना हुआ था 1939 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। होमगार्ड HG होमगार्ड का जो स्थापना हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके विभिन्न राज्यों में होता है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में बोल रहा है
एनसीसी के बारे में बोल रहा है, 1948 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी 1948 नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना टीए, इसका स्थापना 1949 में हुआ था, विभिन्न राज्यों में होता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का स्थापना हुआ था 1962 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। आईटीबीपी 1962 नई दिल्ली। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, इसका स्थापना हुआ था 1965 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तटरक्षा सीजी, तटरक्षा बल सीजी कोस्ट गार्ड, इसका स्थापना 1978 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना 1984 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एनएसजी 1984 नई दिल्ली। त्वरित कार्य बल रैफ का जो स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है, देख रहे हैं कमांड, सिर्फ अथी से नेवल कमांड से आ गया है, सिर्फ कमांड से क्वेश्चन आ गया, 3-4 क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि पूर्व नेवल कमांड कहाँ स्थित है? याद रखिए विशाखापट्टनम में। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। पूर्व नेवल कमांड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में है। पूर्व नेवल कमांड विशाखापट्टनम में स्थित है। और विस्तृत व्याख्या हेतु 1747 में देखें, दिया वही तब पढ़ लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखिएगा। अब वही नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय गीत जो है ना कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। उसके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, इसे सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में गाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम से गायन से होता है। तो भारतीय संसद के अधिवेशन जो प्रारंभ होता है ना, वो जन गण मन से होता है और वंदे मातरम से क्या होता है? गायन से मतलब समापन होता है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को ईस्वी को स्वीकार किया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इसके गायन की अधिकतम अवधि जो है 52 सेकेंड तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रगान के वर्तमान स्वरूप को बांग्ला में प्रकाशित तद्बोधनी पत्रिका में भारत भाग विधाता नामक शीर्षक की छपी कविता से लिया गया है, जो 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है। तो कह रहा है कि राष्ट्रगान के वर्तमान स्वरूप को बांग्ला में प्रकाशित तद्बोधनी पत्रिका में भारत का भाग विधाता नामक शीर्षक से छपे काफिला से लिया गया है, जो 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि इसे सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विश्व नारायण धर के अध्यक्षता में गाया गया था। तो कह रहा है कि इसे जो है ना सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को वर्तमान में संगीतमय धुन बजाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। तो राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बजाने का जो श्रेय है ना, वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा इकबाल ने दिया था, याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा इकबाल ने दिया था। और नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ को शीर्ष भाग पर अनुकृति है। इसके नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। इसके नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि से अंकित है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। भारत सरकार ने इसे क्या अपनाया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में मौजूद राजदूत 1949 से 52 में थे। नेक्स्ट है, एस राधाकृष्णन का जो है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जो है जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था तमिलनाडु में। डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद एक बार 1962-67 तक भारत के क्या रहे थे? राष्ट्रपति भी रहे थे। नेक्स्ट है, इनके जन्म दिवस मतलब 5 सितंबर को प्रत्येक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसलिए जो है इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर 1918 में आया था। द एथिक्स ऑफ वेदांत एंड इट्स मेटेरियल प्रीसपोजिशन 1908 में आया था। तो किनका है? तो ये एस राधाकृष्णन का, याद रखिएगा। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। भारत में के संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, जो अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में है।
तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 से संबंधित है। वही नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर लेख देकर पद त्याग कर सकता है, अनुच्छेद 67 के क के तहत। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर लेख देकर पद त्याग कर सकता है, अनुच्छेद 67 के क के तहत। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। तो कह रहा है अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। क्वेश्चन 52 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, क्या होगा? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? याद रखिएगा, क्या है? मोर है। क्या है? मोर। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या है? तो मोर, इसको मयूर कहा जाता है। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेटस है। क्या है? मयूर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। मोर श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो है किसका पक्षी है? श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प बोलेगा तो कमल है, निलंबो निशिफेरा। राष्ट्रीय फल बोलेगा तो आम है, मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय पशु बोलेगा तो बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस। अब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बोलेगा तो क्या है? तो बरगद है, फाइकस बेगालोन्सिस। और राष्ट्रीय नदी बोलेगा तो गंगा है, 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव बोलेगा तो गंगा है, ये डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन प्लानिस्टा गंगेटिक है, 5 अक्टूबर को 2009 को घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु बोलेगा तो क्या है? हाथी है, एलिफास इंडिका। राष्ट्रीय ध्वज बोलेगा तिरंगा है, अनुपात में लंबाई चौड़ाई 3:2 में है, और केसरिया सफ़ेद हरा। नेक्स्ट है इसे 22 जुलाई, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को क्या किया? अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी उपयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। यह चैत्र मास से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झंडा ऊंचा रहे हमारा का प्रसिद्ध झंडा गीत, जिसकी रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने किया है। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत, जिसकी रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत के राज चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुसूचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है। तो कह रहा है कि भारत के राज चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुसूचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ये कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में पूर्व रेलवे और कोलकाता का मेट्रो रेल का भी मुख्यालय है। तो कोलकाता में पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेल का भी मुख्यालय है। विस्तृत व्याख्या हेतु बिहार पुलिस उत्पाद नियुक्ति परीक्षा जो है ना 31/7/2016 को प्रश्न संख्या 47 में देखें, तब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? याद रखिए, कहाँ है? बड़ोदरा में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है। वही नेक्स्ट पर आज के लिए जो है नहीं तो रहने दीजिए। 54 के आगे जो डिटेल दिया हो ना कल पढ़ लेंगे हम लोग, इन तो रहने दीजिए। बाकी वीडियो को रिवीजन किया करते रहिए, पिछला जो वीडियो क्लास हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा करेगा एग्जाम में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हर जगह दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग 54 का कुछ डिटेल दिया है उसका पढ़ लेंगे, बाकी आगे का जो है क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।